नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़-ए ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। हर साल 22 सितंबर को विश्व रोज़ डे मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है कनाडा की 12 साल की मेलिंडा रोज़ की याद में, जिन्हें एक रेयर किस्म का ब्लड कैंसर था। कैंसर के मरीजों के लिए ये दिन बेहद ख़ास है क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण जगाता है, क्योंकि मेलिंडा रोज़ ने भी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए आखिर कौन से नए इलाज हैं या दूसरे कैंसर के मरीजों के लिए कौन से नए इलाज हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एन के मेहरा, जो कि एम्स के फॉर्मर डीन हैं और आईसीएमआर के ऑलरेडी साइंटिस्ट एमेरिटस हैं। स्वागत है डॉक्टर मेहरा आपका आवाज़-ए ख़वातीन में। डॉक्टर मेहरा, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप हिस्टोकम्पैटिबिलिटी और इम्यूनोजेनेटिक्स से जुड़े रहे हैं, तो वो कौन से इलाज हैं जो कि ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए उपलब्ध हैं और उनको कितनी होप दे सकते हैं? देखिए, ब्लड कैंसर की बीमारियां काफी ज्यादा है जब उसको हम रेंज में देखते हैं। वन ऑफ देम उसमें से एक तरह की बीमारी जिसको कहते हैं ल्यूकीमिया। उसमें ब्लड कैंसर जो सेल्स होते हैं वो बन जाते हैं कैंसर टाइप के सेल। आपको पता है ब्लड में जो तरह तरह के सेल्स होते हैं और इनको बनाने वाले जो होते हैं सेल्स, उनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। तो एक स्टेम सेल जो है वो ब्लड के कई तरह के सेल्स को बनाता है। अब आप लोगों ने कोविड के टाइम में लिम्फोसाइट्स के बारे में तो बहुत सुना। लिम्फोसाइट्स का भी एक पेरेंट सेल है, एक स्टेम सेल है जो कि बोन मैरो में होता है। बोन मैरो से वो फिर निकल के तरह तरह की जगहों में बॉडी के तरह तरह के ऑर्गन्स में जाता है। सबसे पहले वो लिम्फोसाइट एक ऑर्गन होता है यहाँ चेस्ट में, हार्ट के ऊपर, जिसको कहते हैं थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड है जो कि इन लिम्फोसाइट को जो पेरेंट सेल से आए और वो अब बोन मैरो जो कि उनका एक नीश था उसमें से बाहर आए, तो उनको एजुकेशन करना है, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो हम कई बार अपनी कॉमन बोलचाल की भाषा में ये भी कहते हैं थाइमस जो होता है वो एक तरह की यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी ये जो सेल्स आते हैं लिम्फोसाइट्स, इनको करते हैं ट्रेन। इनको ट्रेन किया जाता है कि भाई जब आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से बाहर जाके जब ब्लड में सर्कुलेट करोगे तो आपका ये काम रहेगा। तो इसलिए इनको फिर टी सेल्स कहा जाता है। आपने सुना होगा टी सेल्स। तो जो थाइमस से ट्रेन होके सेल्स आते हैं उनको हम कहते हैं थाइमस डिराइव्ड सेल्स, ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म एज द टी सेल। और दूसरे वैरायटी ऑफ लिम्फोसाइट जो कि थाइमस के थ्रू नहीं जाते, वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर बोन मैरो के अंदर ही उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, उसको बी सेल्स कहा जाता है। तो टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। और बी सेल्स के बारे में आपने कोविड में काफी सुना कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद बी सेल्स टर्न इनटू प्लाज्मा सेल्स, और जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो बनाते हैं एंटीबॉडीज। तो हमारी इम्यूनिटी की दो आर्म्स हो गई। एक तो लिम्फोसाइट एक तरह के जिनकी ट्रेनिंग हुई थाइमस ग्लैंड में, यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग होके गए, उनको कहा जाता है टी सेल्स। वो फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में कई जगह पे गए, स्प्लीन में चले गए, लिम्फ नोड्स में चले गए, ब्लड में चले गए। तो उनका काम होता है सीधा फॉरेन एंटीजन को किल करना। डायरेक्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं उसको, CMI। यही सेल्स हैं जो कि कैंसर के लिए काम आते हैं, कैंसर के सेल को किल करने के लिए। बिकॉज टी सेल्स में भी कई तरह की वैरायटीज हैं। अब मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन दो तरह के टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में। एक को हम कहते हैं हेल्पर सेल, उनका काम होता है हेल्प करना। उनकी ट्रेनिंग ही हुई थाइमस में कि भाई तुमने बाहर निकल के हेल्पर बनना है। हेल्पर का मतलब वो हेल्प करता है दूसरे टी सेल को, जिसको हम कहते हैं किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, किलर टी सेल। यही किलर सेल है जो कि हमको कैंसर को मारने के लिए चाहिए। तो मैं इसलिए इसका थोड़ा सा ज्यादा विवरण दे रहा था कि इम्यूनिटी का विवरण
कि इम्यूनिटी के दो आर्म्स हैं। एक तो बी सेल जिससे एंटीबॉडी बनती है, जिसके बारे में हमने कोविड के टाइम में बहुत कुछ सुना, और यहाँ तक सुना कि हमको ऐसा लगा जैसे एंटीबॉडी नहीं है तो हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन लोगों को हम ये भी कहते रहे कि एंटीबॉडी एक साइड ऑफ द इम्यूनिटी है, दूसरी साइड जो इम्यूनिटी टी सेल की वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। और ये जो टी सेल वाली इम्यूनिटी है ये बना देती है मेमोरी सेल्स। इनमें याददाश्त रहती है कि मैंने ये फॉरेन एंटीजन देखा, दोबारा यही फॉरेन एंटीजन आएगा तो मैं जल्दी से इसको मार पाऊंगा। तो कैसे मार पाएगा? एक तो वो हेल्प कर सकता है बी सेल को कि भाई तुम एंटीबॉडी बना, एंटीबॉडी से इसको मार। और दूसरा वो किलर टी सेल को हेल्प करता है कि भाई तुम ये एंटीबॉडी का काम नहीं है, इसमें तेरा काम है। सो कैंसर में हमें किलर टी सेल चाहिए होता, बी सेल का उसमें रोल इतना नहीं होता। तो वायरल इन्फेक्शंस में बी सेल का रोल होता है, बी लिम्फोसाइट का, इसमें टी लिम्फोसाइट का रोल होता है, जिसमें मैंने कहा दो तरह के सेल हैं, एक हेल्पर टी सेल, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल, या सरल भाषा में कहा जाए तो किलर टी सेल। किलर टी सेल ही हमें चाहिए जो कि कैंसर के सेल्स को मार पाता है। अब कैंसर आपका क्या होता है? कैंसर तो वही है, एक टिश्यू का एक सेल जो कि नॉर्मल टाइप में तो हमारा टिश्यू बनाएगा या ऑर्गन बनाएगा, लेकिन अगर वो एबनॉर्मल, वो दूसरे रास्ते में चला गया तो वो कैंसर का तरह का बनाता रहेगा सेल, जिसकी कि हमें जरूरत नहीं है। वो ट्यूमर टाइप का चीज हो जाती है। उस ट्यूमर को किल करना किलर टी सेल का काम होता है। अब हम उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि ये किलर टी सेल बॉडी में तो है, पर वो उसको कैंसर को क्यों नहीं मार पा रहा, है ना? तो ये तो एक तरह का ब्लड कैंसर हो सकता है जिसमें लिम्फोसाइट में डिफेक्ट हो गया, वही पेरेंट सेल से, वही स्टेम सेल से लिम्फोसाइट में डिफेक्ट आ गया, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया के भी कई तरह के होते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, CML, CLL, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो इस तरह के कई तरह के ल्यूकीमिया होते हैं, वो पेशेंट से पेशेंट पर डिपेंड करेंगे। तो हमें पहले तो होता है डायग्नोज करना कि इस मरीज को अगर ब्लड कैंसर है तो कौन से टाइप का है। और ये तो एक तरह के हो गए ल्यूकीमिया। दूसरा हो सकता है एप्लास्टिक अनीमिया, आपकी बोन मैरो जो है उसमें जो स्टेम सेल है वो बना ही नहीं पा रही है, वो रेड सेल नहीं बना पाती है, क्योंकि हर तरह के ब्लड सेल जो हैं वो वही जो बोन मैरो में स्टेम सेल होता है उसी से बन के बाहर आते हैं। तो अगर स्टेम सेल में ही डिफेक्ट आ जाएगा तो वो डिफेक्टिव सेल बनेंगे, तो डिफेक्टिव बनेंगे तो डिफेक्टिव ही बाहर आएंगे। तो वो अगर दूसरा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, जो हम हमेशा कहते हैं कि कैंसर के मरीज में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वो वीक का क्या मायने है? मायने उसके वही हैं कि वो किलर टी सेल बन गया है लेकिन वो उसको मार नहीं पा रहा, और वो हम उसका कारण ढूंढेंगे। आप सवाल करेंगे क्यों नहीं मार पा रहा साहब, जब कैंसर तो ग्रो कर रहा है बॉडी में और आपके पास किलर टी सेल भी तैयार बैठे हैं, तो इनकी दोनों की आपस में बातचीत क्यों नहीं होती, कि क्यों नहीं मार पाते? तो उसमें भी कई तरह के कारण है, वो हम आपको बताएंगे। तो मैंने कहा ये जो स्टेम सेल के डिफेक्ट से कई तरह के ब्लड कैंसर हो जाते हैं। तो आपके मन में सबसे पहले यही सवाल आएगा, तो हम इसको क्योर करने के लिए क्या करें? तो क्योर करने के लिए ये है कि डिफेक्टिव स्टेम सेल को निकाल दीजिए बाहर और नए स्टेम सेल डाल दीजिए, यही करोगे आप, ताकि वो नॉर्मल स्टेम सेल्स को हम डाल दें। तो ये इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं, पहले हम कहते थे बोन मैरो ट्रांसफॉर्मेशन। आपने कई बार मेरे साथ इसके बारे में भी बात किया। ना मैं ये स्टेम सेल जो बोन मैरो कह रहा हूँ, ये बोन जो आपकी लॉन्ग बोन होती है, इसके अंदर जो अंदर मटेरियल होता है उसको मैरो कहते हैं, मैरो, बोन मैरो।
क्योंकि बोन के अंदर, इसलिए हम इसको बोन मैरो कहते हैं, और उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। बाद में हमें पता चला कि भाई ये स्टेम सेल सिर्फ बोन मैरो में नहीं होते, और जगह पे भी होते हैं। जैसे कॉर्ड ब्लड, बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ के साथ वो उसके साथ कॉर्ड के साथ जुड़ा होता, पूरा 9 महीने तो कॉर्ड के साथ ही जुड़ा रहा वो, तो वो कॉर्ड ब्लड में भी स्टेम सेल्स होते हैं। इसलिए हम कई बार कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो सीबीटी कहते हैं, बीएमटी फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सीबीटी फॉर कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट। सिमिलरली हमारे पेरिफेरल ब्लड में भी स्टेम सेल्स हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़े हैं, उनको हम कुछ फैक्टर्स देके उनको हम बढ़ाते हैं, उनको हम मोबिलाइज किया जाता है, तो वो स्टेम सेल भी यूज हो जाते हैं। अब क्योंकि स्टेम सेल के सोर्सेज हमको ज्यादा पता चले, अब हम बीएमटी वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वर्ड HSCT, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। हमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना है और ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करना है, इसलिए उसका नाम अब पड़ गया HSCT, जिसमें हर तरह की आ जाता है, बोन मैरो भी आ गया, ब्लड भी आ गया, या पेरिफेरल ब्लड से भी, तो इसलिए इसका नाम बदल गया। तो एक तो ये सिस्टम से हम क्योर कर सकते हैं कैंसर को, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे। दूसरा एक बहुत अहम आजकल जो चल रहा है पिछले 4-5 साल से, फोकस बदल रहा है इनटू इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी अब क्या है? थेरेपी बाय द इम्यून सेल्स। नाउ ये इम्यून सेल्स क्या है? ये इम्यून सेल्स वही है टी सेल, वो टी सेल जो किलर सेल है, जो मैंने कहा कि वो बन गया लेकिन वो कैंसर सेल्स को मार नहीं पा रहा, तो हमने देखा को किलर सेल में कुछ डिफेक्ट है या ट्यूमर में कुछ डिफेक्ट है, ये आपस में मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो ही टी सेल कैंसर के सेल को मिलेगा तो उसको मार देगा, क्योंकि उसको तो मैसेज मिला हुआ है हेल्पर टी सेल्स के, भाई ये जो चीज बॉडी में ग्रो कर रही है ये फॉरेन है, ये बॉडी का पार्ट नहीं है। तो इसलिए इम्यूनोलॉजी में एक बहुत अहम वर्ड हम कहते हैं सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। जहां बॉडी ने देखा कि ये नॉन सेल्फ है, जैसे कोविड वायरस आ गया, ये नॉन सेल्फ है, ये हमारा नहीं है, बाहर से आया। टीबी का बैक्टीरियम बाहर से आ गया, या कोई पैरासाइट हो गया, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी जो फॉरेन से अटैक होगा बॉडी को, इम्यूनिटी आके उसको फाइट करेगी। हमारे अंदर जो सोल्जर्स हैं, तो सोल्जर्स हमारे लिम्फोसाइट्स ही हैं, तो वो उनको फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ कैंसर में हमारे पास सोल्जर तो है, पर सोल्जर वो फ्रंट में जाके उसको कैंसर सेल को मार नहीं पा रहा। उसका हम बताएंगे कि डिफेक्ट टी सेल पे है कि ट्यूमर में है, और ये क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसलिए क्योंकि ये वाला जो मेरा अपना किलर टी सेल है वो नहीं मार पा रहा, तो क्या मैं बाहर से कुछ नया टी सेल दे दूं? तो वही बात आ गई ट्रांसप्लांट की। आपने एक साइड में तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया या बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, स्टेम सेल आपने पूरे से डाले, स्टेम सेल इज ए पेरेंट सेल, ताकि अब आपको पुराने आपके स्टेम सेल खराब थे उनको पूरे को निकालना पड़ता है, उसको पेशेंट को रेडिएशन दे के या उसकी दवाइयां दे के उसकी अपनी मैरो, अपने जो स्टेम सेल्स उनको पूरे को निकालना है, और हम बाहर से डालते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा सिस्टम ये है कि हम उसको मत करें कुछ, ये जो कैंसर सेल्स बन रहे हैं जिनको किलर टी सेल ने मारना है वो मार नहीं पा रहा, तो क्या हम बाहर से कुछ मॉडिफाइड टी सेल दे सकते हैं, तो वो उसको कैंसर को मारे। ठीक है, अब मैं इसको समझा पाया आपको सिंपल लैंग्वेज में? जी, बिल्कुल। यदि हम आपसे जानना चाहें कि अगर कितने ऐसे मरीज़ हैं जिनको ये सुविधा मिल सकती है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मैच करना पड़ती है चीज़ें, तो ये पहली बात तो ये सुविधा कहाँ पर उपलब्ध है?
वो कैसे उनको ये मैच मिलता है, अपने संबंधियों से मिलता है, सगे संबंधियों से या और कहाँ से, क्योंकि एक बोन मैरो बैंक की भी व्यवस्था की गई है। इससे पहले भी आपसे चर्चा हुई थी जिसमें आपने बताया था कि भारत के जो लोग हैं उनके विशेष किस्म के जीन्स हैं। ये थोड़ा आप हमें आम भाषा में अगर बताओ। तो ये मैंने तो सिर्फ आपको 2-3 मरीज डिजीजेस के बारे में बताया, अभी ल्यूकीमिया के लिए, अनीमिया के लिए, लेकिन लिस्ट बड़ी लंबी है जिसमें कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में और भी प्रॉब्लम है थैलेसीमिया की, और हम कभी एक टाइम पे थैलेसीमिया पे एक सेपरेट करेंगे शो आपके साथ, क्योंकि थैलेसीमिया की इशू और भी फर्क है। हम करीब 20,000 मरीज साल के थैलेसीमिया के जोड़ रहे हैं इंडिया में, और उनको भी ट्रांसप्लांट चाहिए। सिकल सेल डिजीज है, उनको चाहिए। तो इस तरह के कई और बीमारियां हैं जहां के स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि 2 तरह से हम कैंसर को कॉन्कर कर सकते हैं, जीत सकते हैं। एक तो हम नए स्टेम सेल ही डाल दें, और दूसरा हम टी सेल जो किलर करता, जो 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 हमारा सोल्जर है वो थोड़ा सा बैठ गया है, उसको हम नया डाल दें, उसको हम थोड़ा नया उसको करके उसको सिखा के नया कर दें। तो हम दोनों के बारे में बात करें। पहले हम पहली बारे बात करते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की, या जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत सालों से आपने मेरे साथ बात किया, जो मैंने कहा अब उसका नाम हम बीएमटी नहीं रखते, एचएससीटी रखते हैं, क्योंकि ये स्टेम सेल हम कई जगह से ले सकते हैं। तो क्योंकि ये स्टेम सेल्स हैं, ये तरह तरह के ब्लड सेल्स बनाएंगे, हमको इनको मैच करना पड़ेगा। हमको एक डोनर चाहिए जो कि जिसके जीन्स मैच करें। और ये कौन से जीन्स है? ये ब्लड ग्रुप जीन्स नहीं है जो हम मैच करेंगे। ब्लड ग्रुप की हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको पता है ब्लड ग्रुप तो दो मेजर जो ब्लड ग्रुप है, 2 एंटीजन होते हैं, ए या बी। किसी के पास ए आ गया माँ से और दूसरा से भी, फादर से भी आ गया, तो उसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ए हो गया। किसी को बी हो गया, किसी में दोनों आ गए तो उसको ए बी हो गया, किसी में जीरो आ गया, दोनों में से कोई नहीं आया तो उसको हम ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। तो 4 होते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक ब्लड बैंक बना, उसमें से हम तरह तरह के मरीजों को जरूरत के हिसाब से वो दे सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जो कि हर तरह का ब्लड सेल बनाएगा, लिम्फोसाइट भी बनाएगा। लिम्फोसाइट तो एक बहुत ही वो है ना, हमारा सोल्जर है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल जिसको कहते हैं। तो इसलिए हमें मैच करना, इसमें हमको मैच करना है विद ए सेकंड सेट ऑफ जीन्स, अनदर सेट ऑफ जीन्स। वो दूसरे जीन्स होते हैं जिसको कहते हैं हम HLA जीन्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट जीन्स। अब ब्लड ग्रुप के लिए हमने मैच किया रेड ब्लड सेल के ऊपर जो जीन है, लाल रंग के जो कोशिकाएं हैं। ये जो HLA जीन्स है ये वाइट, ये सफेद रंग की कोशिकाओं पे होती है। तो HLA जीन्स का जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बहुत ज्यादा है। वहां तो हमने कहा 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी या ओ। यहां थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी कि मेरे HLA जीन्स आपके साथ मैच करेंगे, थ्योरेटिकली ये 1 in 10 करोड़ चांस है। 10 करोड़ हम लोग लाएंगे तो फिर कहीं मेरा पॉसिबिलिटी, मतलब द पॉसिबिलिटी that I will match with you or you will match with me is 1 in 10 crores। तो ये तो बहुत बड़ा थ्योरेटिकल हो गया फिगर। इवन इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन, जैसे हम भारत की बात करें या भारत के हम उत्तर भारत की बात करें, क्योंकि हर पॉपुलेशन भी तो फर्क है ना। अब जैसे दक्षिण भारत की पॉपुलेशन फर्क है, उत्तर भारत की फर्क है, उधर से। तो हम अगर उत्तर भारत की बात करें तब भी मुझे कम से कम 10 लाख अगर मैं डोनर बनाऊं, उनका मैं HLA टाइपिंग करूं, तो फिर मेरा शायद आपके साथ मैच कर सके। तो ये तो अनरिलेटेड। लेकिन हम करते क्या है, क्योंकि डिफिकल्ट है ये बाहर के किसी डोनर से लेना, तो हम फैमिली में जाते हैं। तो फैमिली में हम पहले तो देखते हैं सगा भाई बहन आपका जो होता है। इसमें मैं इस शब्द को और दोबारा जोर दे के कहना चाहता हूँ, सगा भाई बहन। जो हम कई बार जो गाँव के मरीज हैं उनको ये भी कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारा भाई है, कहते हैं जी हाँ, क्योंकि गाँव में हर आदमी को भाई कह देते हैं, बहन कह देते हैं। जब उनको फिर बोलना पड़ता है कि भाई ये एक ही पेट के हैं, तो जो एक ही पेट के होते हैं वो सगे भाई बहन होते हैं। उनका जब हम टेस्ट करते हैं HLA टेस्ट,
क्योंकि ये HLA टेस्ट बड़ा पॉलीमॉर्फिक, मैंने बताया, पॉलीमॉर्फिक मीन्स इस पे कई तरह के टाइप्स हैं, और आजकल तो हमारे पास तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिससे कि हमें हर लेवल पे जाके मैच करना है। तो वहां सगा भाई बहन में अगर आप जैसे 4 भाई बहन हैं तो पॉसिबिलिटी है एक आपके साथ फुल मैच करेगा। फुल मैच को हम क्या कहते हैं, जिसमें क्योंकि हमारे पास आधे जीन्स HLA जीन्स माँ से आते हैं, आधे जीन्स हमारे पास फादर से आते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक 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 आधा जीन्स होते हैं, आधे उधर से आके, तो हमको वही आपका भाई बहन ढूंढना है जिसको वही वाले जीन्स फादर से आए जो आप में आए, वही वाले जीन्स जो मदर से आए वो आप में आए। तो वो अगर मैच करते तो थ्योरेटिकली उसमें भी 1/4 भाई बहन जो हैं वो फुल मैच करते हैं, पर 1/4 भाई बहन वो भी होते हैं जो बिल्कुल मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आप में जो जीन माता से आए या फादर से आए वो डिफरेंट टाइप के आ गए, जो कि उनमें नहीं आए, क्योंकि दोनों हमारे पास दो सेट है ना जीन्स, आप में एक फादर से आया मदर से आया, उनमें भी 2 सेट ऑफ जीन्स है, तो जो जीन आप में आ गया एक सेट आ गया, तो माँ का जो दूसरा जो होता है वो दूसरे चाइल्ड में जो चला गया है, इसी तरह फादर का। तो 1/4 भाई बहन आपस में बिल्कुल मैच नहीं करते, और आधे 50% भाई बहन ऐसे होते हैं जो कि आधा मैच करेंगे, तो हमें आधे मैच से भी काम नहीं चलता। तो हमें तो वो 1/4 को हम देखना चाहते हैं टेस्ट करके। अगर आप में एक HLA आइडेंटिकल, जिसको हम कहते हैं जैसे ट्विन की तरह भाई बहन मिल गया, तो आपकी ये एक किस्म की लड़ाई में पहली जीत होती है। ये जीत हो गई आपकी कि आपके पास डोनर तो है ना जो कि मैच करता है। तो यहाँ मैचिंग का जो इशू है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में कठिन है, ब्लड की बजाय यहाँ कठिन होता है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा जैसे 4-5 भाई बहन हुए, मैं ये नहीं कहता कि बड़ी फैमिली हो, कई बार ऐसा भी होता है कि 2 भाई बहन हो आपस में मैच हो गए, तो जरूरी नहीं कि हमको बड़ी बड़ी फैमिली करनी है, तभी मैं, हाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी अगर आपके भाई बहन ज्यादा है, लेकिन 2 भाई बहन भी आपस में मैच करते हैं। जो ही हमको मिल गया मैच कि ये आपस में मैच किया, तो वो एक पहला स्टेप हमारा है कि जीत है हमारी, हमारे पास डोनर है, तो अब हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो वो जो मरीज है उसके अपने जो डिफेक्टिव स्टेम सेल्स हैं उनको निकाल के ये नए डाल दिए, और क्योंकि ये नए मैच्ड हैं, ये भाई बहन से हैं, पूरे मैच्ड हैं, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जी। लेकिन आप कि ये तो 1/4 रहा, और हमारी प्रैक्टिस में आमतौर पे अगर मेरे पास 100 मरीज आते हैं तो 30 के करीब, 30-32 के करीब हमको मिल जाता है डोनर भाई बहन से, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है 70 के करीब वाला, उनके पास हम क्या करें, उनके लिए डोनर हम पास है, यही सवाल आपका है। जी, अब आप करिए, आप क्या और पूछना चाहते हैं? सर हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो फैसिलिटी है ये कहाँ-कहाँ उपलब्ध है, ये कितनी महंगी है, कितने लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? जैसे आपने बताया कि बहुत कम प्रतिशत है जिनका ये मैच हो पाता है। तो ब्लड कैंसर्स के मरीजों के लिए यदि हम बात करें या उससे जुड़ी हुई जो दूसरी और बीमारियों की हमने बात की, अभी सिकल सेल एनीमिया की बात की या थैलेसीमिया की बात की, इन सब के लिए और वो क्या उपाय हैं और लोग कहाँ जाएँ? ये अगर आप आम दर्शकों को बता सकें। आजकल तो बहुत सेंटर हो गए इंडिया में। एक ज़माना था जब आप मेरे पास पहले आती थी तो 4-5 गिनती के 5-6 सेंटर्स इंडिया में थे जहाँ के हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते थे। जैसे टाटा मेमोरियल सेंटर बम्बई में, एम्स दिल्ली में, सीएमसी वेल्लोर में। अब तो आप देखिए हर जगह पे, फोर्टिस हॉस्पिटल में होता है, मैक्स हॉस्पिटल में होता है, हर तरह के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटी है। क्योंकि ये जो करने वाले लोग होते हैं, हमारा काम तो लेबोरेटरी का ढूंढ के देना कि भी डोनर ये है, तो हमारी एक टीम होती है
तो दूसरा होता है हेमेटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट। ये दो आपने टर्मिनोलॉजिस्ट जानते हैं। हेमेटोलॉजिस्ट जो ब्लड के तरह के जो डिजीजेस हैं उनको देखते हैं, और दूसरा ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर वालों को देखते हैं। तो ये हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट भी एक तरह के ये दोनों की आपस में जोड़ी चलती है। अब इनको लैब के लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ता है, तो देखें कि डोनर कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पहली हर्डल, पहली रुकावट तो यही है कि डोनर हो जाए। तो मैं तो अब आपने भी देखा कई बार मेरे पास जो मरीज आते थे जिसका मिल जाता था डोनर, एजल आइडेंटिकल सिबलिंग फैमिली में है, मैं उनको कहता था भाई आज अभी आप मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, मॉस्क में जाओ, जाके धन्यवाद करो अपने इष्ट का कि आपके पास एक डोनर है। क्योंकि ये लड़ाई में, ये तो जंग है ना, लड़ाई नहीं है हमको कैंसर की, तो पहला पड़ाव तो यही वाला है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये 70 लोग जो हैं 100 में से, इनके लिए हम डोनर कहाँ से लाएं? इनको क्या हम ऐसे जाने दें? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने दुनिया भर में एक मुहिम चला, ये 1986 की बात है। 1986 में मैं अमेरिका में था। वो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सेंटर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वो सिएटल अमेरिका में है। उसको कहते हैं फ्रेड हचिसन कैंसर रिसर्च सेंटर। तो मैं वहां पर था। तो 86 में एक हमारे कुछ यंग डॉक्टर्स मेरे ही तरह के सारे थे, उन्होंने प्लान बनाया कि यार क्यों नहीं हम एक रजिस्ट्री बनाएं डोनर्स की। आप देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, तो इस तरह से हम लोगों को ढूंढें जो देना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई पागल हो गए हो क्या कि 10 लाख डोनर कहाँ से लाओगे? तो उस वक्त जो ये सपना दिखता था कि ये हो नहीं सकता, आज वो सपना साकार हो चुका है। तो दुनिया में आज के दिन 35-40 लाख से भी ज्यादा डोनर्स की रजिस्ट्री बन चुकी है। जो वो लोग हैं जो हेल्दी लोग हैं, हेल्दी यंग लोग हैं, ज्यादा उसमें मेल होते हैं, क्योंकि फीमेल्स को ज्यादा लेते नहीं है, क्योंकि फिर शादी की, फिर वो शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो थोड़ा सा एंटीबॉडीज वगैरह का इशू होता है। तो यंग जो लोग होते हैं वो 18 साल से इवन 60 साल की उम्र तक के, उनको हम ढूंढते हैं जो कि हेल्दी हैं। और आप अगर हमारी रजिस्ट्री के लिए डोनर बनना चाहते हैं, तो वही रजिस्ट्री हमने इंडिया में भी बनाई। पहले हमारे पास बहुत छोटी सी थी, एम्स में जब मैं था। अब सरकार के साथ बातचीत चल रही है कि वो इंडियन मैरो डोनर रजिस्ट्री बनाने के लिए, IMDR। तो वो काफी बार हमारी प्रेजेंटेशंस उनके साथ हुई, और अब वो मेरे को लगता है सपना साकार हो जाएगा जल्दी, क्योंकि बीच में कोविड आ गया, उसने हम सब चीजों को तहस नहस किया। तो अब वो हमें अपनी रजिस्ट्री चाहिए, जो गोरों की रजिस्ट्री, इसमें 35-40 लाख लोग हैं, वो हमें थोड़ी काम आती है, क्योंकि उनके जीन्स फर्क हो सकते हैं। हमारे जो HLA जीन्स हैं फर्क होते हैं। हमारी पॉपुलेशन में हमने कई नॉवल जीन्स ढूंढे, नॉवल जो कि इंडियन पॉपुलेशन में होते हैं उनमें नहीं होते। तो अब अगर मेरे पास एक मरीज आ गया, उसमें वो नॉवल जीन है जो कि इंडियन टाइप का है, वो तो गोरों की रजिस्ट्री में नहीं मिलेगा उसके लिए डोनर हमको। तो इसलिए हर देश को, हर कंट्री को अपना रजिस्ट्री बनाना पड़ता है। तो हमारा भी अब ये मैंने कहा ना, सपना साकार हो जाएगा, IMDR बन जाए, जिसमें हम अगर 10 लाख कम से कम डोनर्स को रिक्रूट करें और उनका HLA टेस्ट करके उनका कंप्यूटर में डेटाबेस रहे, ताकि फिर वो मेरे पास डेटाबेस है। एक मरीज में मेरे पास आया जो कि वो 70 वाली ग्रुप में है और उसका फैमिली में कोई डोनर नहीं है। हमने उसका भी टेस्ट किया, फिर ढूंढा कि यहाँ कोई है क्या। तो अगर मिल गया, मिलने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं, तो उससे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो वो बाहर तो US एंड यूरोप वगैरह में 40-50% से ज्यादा जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो इसी तरह से हो रहे हैं। अब इमेजिन करो, कहाँ हम सिर्फ 30 पे थे, अब 50 और आ गए इधर से। तो ये एक तरीका है डोनर ढूंढने का, क्योंकि डोनर वो हो जो कि
सारे जीन्स मैच करता हो, नहीं तो फिर रिएक्शन होता है, वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज आ जाता है, GVHD जो कि तो सर IMDR जब हमारा बन जाएगा, हमारे पास भी एक डेटा बैंक होगा, कितने मरीजों को इसका फायदा होगा और उनके जीवन के कितने साल बढ़ सकते हैं? क्या ये पूरी तरह क्योर हो सकता है या इसमें सिर्फ जीवन के साल हम बढ़ा सकते हैं? ये अगर आप बताएं। बिल्कुल, आप अगर देखिए, अगर मुझे किसी के लिए डोनर ढूंढना है इंटरनेशनल रजिस्ट्री से, अगर मिल एक तो पहले मुझे ढूंढने के लिए ही, सिर्फ ढूंढने के लिए 10 से 15 हजार डॉलर का खर्चा, 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा तो उसी में आ जाता है, डोनर ढूंढने में। और फिर जब वो भेजते हैं या हमारा आदमी वहां पर गया ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो खर्चा कम से कम 3 से 4 करोड़ का है। वो कितने भारतीय कर पाते हैं? तो हमारी अगर रजिस्ट्री से हो जाएगा, तो हमारा हमारा एम जो है कि टोटल लेस देन 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के खर्चे के कम में हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। और हुए भी हैं इस तरह से, अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री से डोनर लेके भी कुछ हुए हैं ट्रांसप्लांट इंडिया में। बहुत सारे नहीं हो पाए क्योंकि हमारी रजिस्ट्री का साइज अभी बहुत छोटा है। तो इसमें कुछ प्राइवेट लोग भी आ गए, कुछ प्राइवेट NGOs ने भी अपना योगदान देना शुरू किया है। तो हमने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, जो सरकारी रजिस्ट्री बनेगी IMDR, उसमें ये जो NGOs का भी जो एफर्ट है उसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि खून से तालाब भरे और हमारे पास बड़ा सा रजिस्ट्री डोनर बन जाए, उसमें से हम फिर डोनर ढूंढ सकते हैं। बहुत लोग, आपने कहा कितने लोगों को फायदा होगा, अब जब मैंने कहा कि 50% से ज्यादा लोग जिनको ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उनका डोनर हम इस रजिस्ट्री से ढूंढ पाएंगे। जी, जी। तो ये तो बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये बहुत बड़ी उम्मीद किरण हम मान सकते हैं कि जब भारत में अपना IMDR होगा, आपने कहा कि बहुत सारी जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो भी इससे जुड़ेंगी और एक हमारे पास अपना डेटा बैंक होगा, तो निश्चित तौर पर इस बीमारी के से जो जूझ रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये उम्मीद की एक बड़ी किरण होगी। आपने कहा कि 5 लाख के लगभग जो है वो खर्च होगा और उसमें इलाज हो पाएगा। शायद ये कैंसर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बस मैं इस बात पर अपनी चर्चा यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगी। सिर्फ ये जानना चाहूंगी सर आपसे कि कैंसर के मरीजों को इससे कितने साल और जो है उनकी उम्र बढ़ सकती है, या जो दूसरा सिस्टम जो बता रहे थे इम्यूनोथेरेपी का, वो हम कभी दूसरे टाइम पे पर बात करेंगे। मेरे को लगता है अगर कोविड नहीं आया होता तो आज के दिन हम काफी हद तक उसमें आ गए होते। अब उसके भी ट्रायल चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं कि वो टी सेल जो हमारा उसको कैंसर सेल को मार नहीं पा रहा, हम उसी टी सेल को एक नया रूप दे देते हैं, उसको कहते हैं कार टी सेल, CAR, कार टी सेल। तो आपको काफी सुनने को मिलेगा अगले 6 महीने साल के अंदर, कार टी सेल थेरेपी या कार NK सेल थेरेपी, ये बहुत आएगी कैंसर के लिए ही, ब्लड कैंसर के लिए। तो इसके बारे में कभी और दिन बात करें। इस पर रिसर्च कहाँ पर हो रही है? भारत में भी क्या इसमें कुछ काम हो रहा है या सिर्फ बाहरी देशों में है? हाँ, इसके बारे में काफी काम हो रहा है यहाँ पर कार टी सेल्स के लिए। कार का मतलब होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। हम टी सेल के ऊपर जो उसकी टोपी है, तो टोपी उसकी खराब गई, उसको हम बदल देते हैं। टोपी को बदल दिया, उसको कहते हैं कार टी। ये नॉर्मल टी है जो कि नॉर्मल टी सेल कैंसर को मार नहीं पा रहा, हम उसको बना दिया कार टी और दे दिए। कार टी जो है उसको सिखा के दिया, लेबोरेटरी में उसकी ट्रेनिंग की गई कि भाई तुम अब बॉडी में जाओगे और ये ट्यूमर है, इसको मारना है आपने। तो ये पॉसिबल हो रहा है। इसके फेज 1 ट्रायल तक हमारी स्टेज आ गई है, ये गवर्नमेंट की अप्रूवल्स में हम अभी हैं और बड़ी जल्दी से ही अगले 2-3 महीने के अंदर ही फेज 1 ट्रायल इसका शुरू हो जाएगा। तो वो कैंसर में भी मदद मिलेगी सर हमें, ब्लड कैंसर बहुत कैंसर में मदद मिलेगी। तो ये एक नई
डायमेंशन आने वाली है दुनिया में, हमारे यहाँ ही नहीं सब जगह पे, और कई जगह बाहर तो काफ़ी जगह पे हो भी रही है इस साल। सर ये बहुत बड़ी बात है, ख़ासतौर से जब आपके द्वारा ये बात आई है सामने, तो ये निश्चित तौर पर उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है कि इम्यूनोथेरेपी भी जब कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिए होगी, तो निश्चित तौर पर इस बीमारी को जबकि असाध्य समझा जाता है, शायद उनके लिए ये जो है वो जीने की एक नई प्रेरणा बनेगी। डॉक्टर मेहरा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती रहेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।